नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम भारतीय संविधान के 22 भाग जो हैं उनका एक बार ओवररिव्यू, संपूर्ण भागों का एक साथ अनुच्छेदों के आधार पर अध्ययन देखते हैं कि किस भाग में क्या कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से विशेष प्रावधान हैं। तो भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सभी को पता है, ज्ञात है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि भारतीय संविधान में 395 तो अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान के 22 भाग, तो यहाँ तो मैं क्रम संख्या भाग का क्रम लिख लेता हूँ, यहाँ उसमें क्या विशेष बातें हैं यानी उस चैप्टर का नाम क्या है और यहाँ पर उससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, यानी वह भाग कौन कौन से अनुच्छेदों में। एक बार आप इस पूरे वीडियो को देखने से पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से यानी 395 अनुच्छेद है, उनका ओवररिव्यू एक साथ देख लेंगे हम। तो जो भी आपको बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार वीडियो को देखने पर पता चलेगा आपको कि 395 अनुच्छेद कैसे चुटकियों में याद हो जाते हैं और बहुत ही रिदम से चलेंगे हम, क्रम से। जैसे जैसे मैं आपको एक कहानी की तरह, एक विशेष प्रकार के चर्चा की तरह बताऊं, उसी प्रकार से आपको भी याद रखना है ताकि आप 395 अनुच्छेदों को चुटकियों में याद कर सकें। तो देखिए, हम भाग 1 तो पढ़ चुके हैं और ध्यान रखना, भारतीय संविधान के भाग की जो संख्या है वो रोमन संख्या में लिखी जाती है, ध्यान रखना इस बात को। तो रोमन संख्या का प्रयोग करते हुए चलेंगे हम। तो भाग 1 हम पढ़ा भी चुके हैं पहले वीडियो में। भाग 1 में क्या है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ये तो है भाग 1 का नाम। और अनुच्छेद 1 से 4 तक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 1 से 4 कि अनुच्छेद 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में बाहरी राज्यों का प्रवेश है। अनुच्छेद 3 में जो संघ के द्वारा किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 के तहत 2 और 3 के संशोधन 368 के तहत काउंटिंग नहीं किए जाएंगे। तो ये बातें थी अनुच्छेद 1 से 4 तक में और भाग 1 में। भाग 2 की बात करें हम, भाग 2 में उल्लेख है, देखो पहले हम संघ की बात कर लिए, भारत की बात कर लिया है भारतीय संविधान में। अब भारत में रहने वाले नागरिकों की बात करते हैं। तो भाग 2 में है नागरिकता का उल्लेख। और अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख है कि कैसे नागरिकता मिलेगी, कौन भारतीय नागरिक होंगे, इन सभी बातों का उल्लेख है। भाग 3 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में, मौलिक अधिकार। और वो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। जो मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार उल्लेखित थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं 12 से 35 तक। ये है मौलिक अधिकार वाला उल्लेख। तो हम उसी रिदम की बात करें कि पहले भारत का उल्लेख पहले भाग में, उसके दूसरे भाग में उसके नागरिकों का उल्लेख है, फिर तीसरे भाग में उन नागरिकों के क्या अधिकार होंगे इस बात का उल्लेख है। तो तीनों का एक क्रम सा, सीक्वेंस सा बनता है। अब बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में है। इसे डायरेक्ट टू स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी, DPSP, ये भाग 4 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, यानी कि पहले भारत का उल्लेख यानी संघ का उल्लेख, फिर उसके नागरिकों का उल्लेख दूसरे भाग में, तीसरे भाग में उसके नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख, फिर राज्य के क्या कर्तव्य होंगे नागरिकों के प्रति, राज्य के कर्तव्यों का यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है पढ़ने के दृष्टिकोण से। अब भाग 5 की बात करें
भाग 4 तक तो आपको ये रिदम याद रखना है कि पहले भारत का उल्लेख, फिर उसके नागरिकों का, नागरिकता का उल्लेख, फिर नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख, फिर भाग 4 में है राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख। अब भाग 5 से एक अलग प्रकार से रिदम बनेगा। भाग 5 में है फिर संघ सरकार का उल्लेख। यहाँ सरकारों का उल्लेख शुरू होता है, संघीय सरकार का यानी केंद्र सरकार का उल्लेख है। पहले क्षमा चाहूँगा, सॉरी, इससे पहले हम एक नया भाग जोड़ा गया उसका उल्लेख करते हैं। भाग 4A, कैपिटल ए लिखेंगे। जो भी भारतीय संविधान में नया अनुच्छेद या नया भाग जोड़ा जाएगा उसे कैपिटल ए से बिलोंग करते हैं। और हिंदी में बात करें तो कै, भाग 4 कै में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये बाद में उल्लेखित किए गए मौलिक कर्तव्य। ये अनुच्छेद की बात करें तो 51A या 51 कै में उल्लेखित है मौलिक कर्तव्यों का। तो ये तो थे भाग 4 तक का उल्लेख। इसी रिदम में याद रखना है। एक बार पुनः दोहरा दूं आपको। पहले भारत यानी संघ का उल्लेख, उसके क्षेत्र का, फिर उस भारत में रहने वाले नागरिकता या नागरिकों का उल्लेख, फिर उन नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, फिर अधिकारों का उल्लेख, फिर राज्य के यानी संघ के क्या कर्तव्य होंगे उनका उल्लेख भाग 4 में, और फिर जो राज्य के कर्तव्य हैं उसके बाद में नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, तो ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 कै में। अब भाग 5 की बात करें, भाग 5 अब एक नया रिदम शुरू होगा यहाँ से। अब यहाँ से उल्लेखित है सरकारों का। पहले है संघ सरकार का, यानी सबसे बड़ी सरकार कौन सी, संघ सरकार। भाग 5 में अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक उल्लेखित है, यानी कुल 100 अनुच्छेदों में उल्लेखित है। सबसे बड़ा पोर्शन है और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोणों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है संघ सरकार का। इसी में ही है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी की का उल्लेख है संघ सरकार के तहत। अब पहले बड़ी सरकार संघ सरकार, तो भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में इससे छोटी सरकार कौन सी, राज्य सरकार। इसके बाद में राज्य सरकारों का उल्लेख है। अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक उल्लेखित है राज्य सरकार। पहले बड़ी सरकार, पहले यहीं तक याद रखना आपको, भाग 4 कै तक एक याद करने का रिदम बता रहा हूँ। पहले संघ यानी भारत, फिर उसके नागरिकता, फिर उसके नागरिकों के अधिकार, फिर राज्य के कर्तव्य, फिर नागरिकों के कर्तव्य, इस प्रकार। अब यहाँ से भाग 5 से पहले बड़ी सरकार यानी संघ सरकार, फिर संघ से छोटी राज्य सरकार। भाग 7 की बात करें, भाग 7 तो आपको ध्यान रहे, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है पहले वाले वीडियो में कि आज़ादी से पूर्व राज्यों को 4 प्रकार के भागों में विभाजित कर रखा था। 4 प्रकार की कैटेगरी बना रखी थी, कै, खे, गे और घे, या अंग्रेजी में शब्दों में बात करें तो ABCD, इस प्रकार से। तो जो खे श्रेणी के राज्य थे यानी देसी रियासतें थी वो भाग 7 में उल्लेखित थे। खे श्रेणी के राज्य यानी देसी भारत जो था वो, यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे वो तो भाग 6 में थे ए श्रेणी के राज्य। जो खे श्रेणी के बी श्रेणी के राज्य थे भाग 7 में थे देसी रियासतें, उनको समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा उन्हें समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद था इसमें 238, एक ही अनुच्छेद था, इसे समाप्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 की बात करें, भाग 8 तो भाग 8 में उल्लेखित है सी श्रेणी के राज्य जो वर्तमान में भी हैं, यानी कि संघीय क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं हम उन्हें, संघीय क्षेत्र, इनका उल्लेख वर्तमान में भी है। तो संघीय क्षेत्रों का उल्लेख अनुच्छेद भाग 8 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक उल्लेखित है संघीय क्षेत्र। जैसे वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं तो इन सभी के शासन प्रणाली का उल्लेख अनुच्छेद 239 से 242 तक है, या यूं कहीं भाग 8 में है। भाग 9 की बात करें तो पहले मैं आपको याद दिला दूं, अभी हमने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की बात की थी जिसे निरस्त कर दिया गया, यानी ख श्रेणी के राज्यों को निरस्त कर दिया गया। इसी के तहत भाग 9 में पहले उल्लेखित था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अब क्या कर दिया गया है, भाग
8 के तहत संघीय क्षेत्र बना दिया गया है। तो भाग 9 को भी निरस्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। लेकिन इसे पुनः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, भाग 9 को फिर जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा, यानी इसमें पंचायती राज शासन जोड़ा गया, पंचायती राज शासन जोड़ा गया भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। इसी के तहत ही अनुच्छेद का क्रमांक तो 243 ही है, लेकिन ABCD से लेकर के ओ तक जोड़े गए भाग 9 में पंचायती राज। अब भाग नेक्स्ट की बात करें अब हम, तो आशा करता हूँ लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो एक बार वीडियो को प्यूज करके फिर आराम से लिख सकते हैं आप, कि सारे भाग विशेष प्रकार से याद हो जाएंगे आपको। यानी आज आपको भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद और 22 भाग चुटकियों में याद हो जाएंगे। यह हमारी तालिका, यहाँ भाग, यहाँ उसकी विशेष उपबंध और यहाँ उससे संबंधित अनुच्छेद। तो भाग 9 तक हमने जान लिया। भाग 9 के या 9A भी जोड़ा गया। भाग 9A में नगर पालिकाएं जोड़ी गई, नगर पालिकाएं भाग 9A में। यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया भाग 9A। इसके अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 243P से लेकर के अनुच्छेद 243ZG तक उल्लेखित है नगर पालिकाएं। और भाग 9B यानी ख की बात करें तो इसमें भी जोड़ा गया। इसमें सहकारिता यानी सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया, सहकारी समितियां भाग 9B में। अनुच्छेदों की बात करें तो 243ZH से लेकर के 243ZT तक उल्लेखित है सहकारी समितियां। तो अब इसी रिदम में याद करें हम, देखिए हमने आपको बताया पहले कि भाग 5 में बड़ी सरकार है और भाग 6 में उसे छोटी सरकार राज्य सरकारें हैं। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में उससे छोटी सरकारें, पहले संघ फिर राज्य फिर उससे छोटी सरकार कौन सी है, संघीय क्षेत्र। और भाग 9 की बात करें तब संघीय क्षेत्र की छोटी सरकारें कौन सी है, पंचायती राज। फिर भाग 9 के भी 2 भाग हैं, A और B। तो A में उससे छोटी नगर पालिकाएं और B में उससे छोटी सहकारी समितियां। अब इससे भी छोटी सरकारों का उल्लेख मिलेगा, वो मिलेगा भाग 10 में। भाग 10 में है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष प्रकार के उपबंध किए गए हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। आपको याद हो कि हमें अधिकार मिले हुए हैं स्वतंत्रता का अधिकार के तहत कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कोई भी व्यापार काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, जहां आदिवासी समूह रहते हैं जिनकी अलग ही संस्कृति है, अलग ही प्रकार का परंपराएं हैं, रीति रिवाजें हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए भारतीय संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 244 में। तो वहां पर हमें जाने से रोका जा सकता है या वहां पर घूमने से, वहां पर बसने से हमें प्रतिबंध किया जा सकता है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये है भाग 10 में। तो ये 10 तक का विशेष प्रकार से प्रश्न याद रखना आपको, भाग 5 से लेकर के 10 तक रिदम में। भाग 5 में बड़ी सरकार यानी संघ सरकार, भाग 6 में छोटी सरकार उससे राज्य सरकार, भाग 7 निरस्त कर दिया गया, भाग 8 में राज्य से छोटी सरकार यानी कि जो संघीय क्षेत्र हैं केंद्र शासित प्रदेश उनकी सरकार, और भाग 9 में उससे छोटी सरकार पंचायतें, फिर भाग 9A में नगर पालिकाएं, भाग 9B में सहकारी समितियां, और 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी किसी राज्य के किसी जिले में या तहसील में भी हो सकती है उनके लिए विशेष प्रावधान। तो ये छोटा क्षेत्र हो गया, तो इनके लिए उल्लेख अनुच्छेद 244 में किया गया है। इसके बाद में बात करें भाग 11 की। भाग 11 में है संघ और राज्यों में, संघ व राज्यों में
विधायी वित्तीय व प्रशासनिक संबंध, ध्यान रखना, प्रशासनिक संबंध, यानी कि कौन किस विषय पर कैसा कानून बनाएगा, राज्यों में और संघ में किस प्रकार के विधायी संबंध होंगे, कौन इनमें शक्तिशाली है, ऐसी बातों का उल्लेख भाग 11 में किया गया है। और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक, अनुच्छेद 263 तक संघ और उसके राज्यों के संबंध में जो विधायी वित्तीय और प्रशासनिक संबंध है उनका उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान रहेगा, आपको याद भी होगा कि जो राज्यसभा की अनन्य शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है कौन, संसद। तो ऐसे जो विधायी और वित्तीय संबंध है उनका उल्लेख भाग 11 में किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बड़ी सिविल एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था भाग 11। अब भाग 12 की बात करें, भाग 12 में है वित्त, संपत्ति व संविदाओं का समागम, ऐसा एक टॉपिक है ये भाग 12 में। यानी वित्त संबंधी या संपत्ति संबंधी या कोई भी संविधाओं से संबंधित जो भी वाद विवाद या कंट्रोवर्सी है, उनसे संबंधित जो भी रिलेटेड जो भी कानून या प्रावधान है संवैधानिक, वो अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 301 तक उल्लेखित है या कै तक उल्लेखित है। तो आपको यहाँ पर ध्यान भी रहेगा कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का, उसे मूल अधिकारों की सूची से हटा करके क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति इससे संबंधित विवाद आ गया तो 300A में जोड़ा गया उसे। तो ऐसे जो भी वित्त संपत्ति संविधान संबंधित है वो अनुच्छेद 12 में भाग 12 में है और अनुच्छेद 264 से 300 कै तक उल्लेखित है। ऐसे ही आपको ध्यान रहेगा कि एक आर्टिकल 280 पता होगा आपको कि वित्त आयोग का उल्लेख है। तो वित्त संबंधी विवाद या संविधाएं जो भी हैं, और 266 267 जो आर्टिकल हैं, 266 में संचित निधि है, 267 में आकस्मिक निधि है। तो ऐसी वित्त और संपत्ति संबंधी जो भी संविधाएं हैं इनका उल्लेख भाग 12 में है और अनुच्छेद 264 से 300A तक उल्लेखित है। तो ये था भाग 12। अब बात करते हैं भाग 13 की। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य व समागम, यानी व्यापार से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है। जैसे वर्तमान में कृषि बिल है वो इसी भाग से संबंधित है, भाग 13 से। तो जो भी व्यापार और वाणिज्य संबंधित जो भी प्रशासनिक उपबंध है या संवैधानिक प्रावधान है वह अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक उल्लेखित है। तो इस प्रकार के व्यापार से, वाणिज्य से, यानी कि कौन सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार कौन सा टैक्स लगाएगी, कौन सा वो ले सकती है, किस प्रकार से लगा सकती है, व्यापार करने पर प्रतिबंध है या नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 301 से 307 तक उल्लेखित है और भाग 13 में उल्लेखित है। भाग 14 की बात करें, भाग 14 में है संघ और राज्यों की सेवाएं, संघ व राज्यों की सेवाएं, संघ व राज्यों की सेवाएं। आपको ध्यान रहे अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 314 तक उल्लेखित है, 308 से 314 तक। आपको ध्यान रहेगा कि राज्यसभा की एक और अनन्य शक्ति की बात करूं, यानी राज्यसभा जो सदन है दूसरा भारत का, उसका जो विशेष शक्ति है वो अनुच्छेद 312 सुना होगा आपने, अनुच्छेद 312, जिसके तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन यानी सर्जन कर सकती है या पुरानी सेवाओं को समाप्त कर सकती है। जैसे कि IAS, IPS, RAS, RPS जो सेवाएं हैं, जो राज्यों की और संघ की सेवाएं हैं, उन सभी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 314 तक उल्लेखित है और भाग 14 में उल्लेखित है। इस बात का ध्यान रखना है। ये भी सिविल सेवाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भाग है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संघ और उसकी सेवाएं। भाग 15 की बात करें
भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग भाग 15। एक बार क्षमा चाहूँगा मैं, एक बार एक नया भाग जुड़ा यहाँ पर, उसका भी चर्चा कर लेते हैं। भाग 14A यानी भाग 14 के, इसमें न्यायाधिकरण यानी कि अधिकरण जोड़े गए, नए अधिकरण या ट्रिब्यूनल, अंग्रेजी में शब्द होता है, आपको यही ध्यान रखना है, ट्रिब्यूनल। जैसे आपने एनजीटी का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो ये एक प्रकार के न्यायालय होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि इसमें जरूरी नहीं है कि न्यायाधीश ही हो, इसमें अन्य सिविल सेवक भी हो सकते हैं या कानून के ज्ञाता भी हो सकते हैं। तो ये विशेष प्रकार की जो मामले होते हैं, ये प्रशासनिक विवाद होते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। पर्यावरण से संबंधित है, नदी विवाद से संबंधित है, जल विवाद से संबंधित है। तो ऐसा अधिकरण वाला टॉपिक जोड़ा गया अनुच्छेद 14A में, ध्यान रखना है। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो इसका अनुच्छेद उल्लेखित है 323A, 323A और 323B, दो आर्टिकल जोड़े गए अनुच्छेद 14A में, इन सब का उल्लेखन है। अब एक बार प्यूज कर दें। तो अनुच्छेद की बात करी हमने 323A और 323B में अधिकरण वाला चैप्टर जोड़ा गया, और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया भाग 14A। और संघ उसकी राज्य सेवाओं का उल्लेख है भाग 14 में, और भाग 14A में उल्लेखित है अधिकरण एंड ट्रिब्यूनल। ये 323 अनुच्छेद तक है, सॉरी 323 अनुच्छेद तक है। अब हम भाग 15 की बात करें आगे, आपको इसी रिद्धम में याद रखना है जो सरकारों वाला बताया पोर्शन, बाकी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 11, 12 और 13 तो सामान्य एग्जाम के दृष्टिकोण से, और सिविल एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है 11, 12, 13, 14 तो। अब हम भाग 15 की बात करते हैं। भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लगभग सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से। भारतीय निर्वाचन आयोग ये है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक, ध्यान रखना 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। जो भारतीय चुनाव आयोग है 1989 तक पहले ये एक सदस्यीय था, वर्तमान में 1989 के बाद में इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया, और वर्तमान में 1992 के बाद में यह 3 सदस्यीय आयोग है। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। भाग 16 की बात करें हम, भाग 16 में है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध, यानी कि सीधी सी बात करें विशेष उपबंध का मतलब आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा जो भी है उनमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है, संसद में और विधानमंडल में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है, एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक, ध्यान रखना है। इनके लिए विशेष उपबंध कर रखा है। जैसे आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति
लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनयन करता है। और ध्यान रखना इस बात को कि वर्तमान में जो अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो आंग्ल भारतीयों को वर्तमान में आरक्षण नहीं है। वैसे एससी और एसटी को लोकसभा और राज्यसभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि 12 सदस्यों का मनोनयन भी होता है राज्यसभा में, तो उस प्रकार जो एसटी और एससी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद 323 से और 342 तक किया गया है भाग 16 में। अब भाग 17 का एक विशेष प्रकार का रिदम ध्यान रखना है आपको। भाग 17 मतलब भाषा, कौन सी? राजभाषा। एक आपको ध्वनि का मिलान करना है। को हमें गांव में देहात में एक विशेष प्रकार की भाषा ऐसे बोलते हैं 16, 17, तो 17 भाषा इस प्रकार से। तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। जो भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख भी यही किया गया है 343 से 351 तक भाग 17 में। तो ये था राजभाषा का भाग 17। भाग 18 की बात करें हम, भाग 18 में है आपात उपबंध, इमरजेंसी है 18। देखो 17 खतरा आ गया, 17 के बाद में आपात उपबंध है, आपात उपबंध का उल्लेख है भाग 18 में। और 3 प्रकार के आपात आप सभी को पता है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक उल्लेखित है। 360 तक अनुच्छेदों में 3 प्रकार के आपात, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में प्रेसिडेंशियल रूल्स यानी राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार भाग 18 में आपातकालीन उपबंध हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं 352 से 360 तक। भाग 19 की बात करें, देखिए 17 भाषा, 17 के बाद में खतरा आया, आपात आया, फिर 352 360 तक। अब जब आपातकालीन स्थिति आ गई है, एक रिदम सा बनाते हैं, ध्यान रखना याद करने के लिए। जब आपातकालीन स्थिति आ गई है तो जो हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जो भी उनके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं फिर वो भाग 19 में किए गए हैं। एक रिदम से ध्यान रखना है कि आपात लग गया, अब उनकी क्या क्या विशेष शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, उप प्रधानमंत्री, जब भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं जिसका नाम है प्रकीर्ण। भाग का नाम तो वैसे प्रकीर्ण है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपको याद करने के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, राज्यपाल, इनके लिए विशेष शक्तियों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 361 से लेकर के अनुच्छेद 367 तक 361 से 367 तक विशेष शक्तियों का प्रयोग किया गया है। राज्यपाल की विशेष शक्तियों का उल्लेख कहाँ पे? अनुच्छेद 361 में। तो इस प्रकार से उनके विशेष प्रावधान है। भाग 20 ध्यान रखना, सामान्य एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी छोटे एग्जाम हैं राज्य सेवाओं के, उनके दृष्टिकोण से भाग 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपातकालीन उपबंध। और अब भाग जो 20 की बात कर रहे हैं वो सिविल सेवाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। भाग 20 सिविल सेवाओं के दृष्टिकोण से कैसे है? भाग 20 में है संविधान संशोधन, इससे संबंधित एक ही आर्टिकल है अनुच्छेद 368 है, जिसमें 2 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। एक तो विशेष बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत उसके साथ में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन के द्वारा। तो ये भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद एक ही है 368। वर्तमान कालांतर के दृष्टिकोण से भाग 21 भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, या फिर वर्तमान जानकारी जो सामान्य जानकारी होनी चाहिए भारतीयों के बारे में, भारतीय शासन प्रणाली के बारे में। तो भाग 21 भी इंपॉर्टेंट है। भाग 21 में अस्थायी, टेम्परेरी, ध्यान रखना, अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध, इनका उल्लेख है।
संक्रमणकालीन उपबंध, आ रही सही, संक्रमणकालीन उपबंध अस्थायी और संक्रमण टेम्परेरी है। और अनुच्छेदों की बात करें तो 369 से लेकर के 392 तक उल्लेखित है अस्थायी उपबंध है। जैसे आपको ध्यान रहे कि जब हमने प्रस्तावना का वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति ने तो 24 जनवरी 1950 को ही शपथ ले ली थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव कौन करेंगे, संसद करेगी, राज्यों की विधानसभाएं करेंगी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं। तो ऐसे में ना तो संसद का चुनाव हुआ ना विधानसभा का, तो राष्ट्रपति का मनोनयन कैसे हो गया, तो उसके लिए अस्थायी उपबंध कर रखे थे अनुच्छेद 380 में अस्थायी राष्ट्रपति, टेम्परेरी प्रेसिडेंट का। तो ऐसे ही 369 से लेकर के 392 तक अस्थायी उपबंध कर रखे हैं। तो ऐसे ही 370 आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी उपबंध था, जिसे किस प्रकार हटाया गया वर्तमान में, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अब वर्तमान में उसे जम्मू कश्मीर को एक पूर्णतः राज्य देने की बात की जा रही है। तो ये 369 से 392 तक अस्थायी उपबंध थे भाग 21 में, जो वर्तमान करंट अफेयर की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 21, भाग 22 अंतिम भाग में आ गए हम। भाग 22 की बात करें तो भाग 22 में है एक तो नाम, एक तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम और भारतीय संविधान का प्रारंभ और उसका हिंदी में अनुवाद, भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद और निरसन, इन बातों का उल्लेख है। कैसे कैसे ध्यान दीजिए, यहाँ तक कि मैं सारे आर्टिकल आपको बता ही देता हूँ। अनुच्छेद 393 से 395 तक उल्लेखित है। हो गए हमारे 395 पूरे अनुच्छेद और इधर 22 भाग भी हो गए। देखो संक्षिप्त नाम, तो संक्षिप्त नाम 393 में है। कोई पूछे भारतीय संविधान का नाम क्या है, यानी उसका शीर्षक क्या है, हमने प्रस्तावना वाले वीडियो में बताया था, तो उसका शीर्षक है भारतीय संविधान। ऐसा कहाँ पे है, 393 में। और 394 में उन बातों का उल्लेख है जो हम पहले ही प्रस्तावना वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद कब लागू होते हैं, प्रारंभ कब से प्रारंभ होते हैं। 26 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुए 16 अनुच्छेद, तो और बाकी कब प्रारंभ होंगे, 26 जनवरी 1950 को। इन सब बातों का उल्लेख कहाँ पर, अनुच्छेद 394 है, अंतिम भाग में 22वें भाग में है। और फिर 395 में क्या है, उसका क्या कर दिया हमने, निरसन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है कि अनुच्छेद 395 में इन बातों का उल्लेख था कि जो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान तो निर्माणाधीन था, तो उससे पहले भारतीय संविधान निर्माण के दौरान भारतीय शासन प्रणाली किस आधार पर चल रही थी। तो अनुच्छेद 395 में 2 अधिनियम उल्लेखित थे। एक अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935 और एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उनके आधार पर भारतीय शासन प्रणाली जारी थी, तो उनको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 395 में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि भारतीय संविधान लागू हो जाने के पश्चात उससे पहले के तमाम अधिनियम और कानून निरस्त माने जाएंगे। तो उनके द्वारा क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। आशा करता हूँ वीडियो को बार बार देखना, एक बार देखने से याद नहीं होंगे। ये पूरा 22 भागों का वीडियो बनाया हमने, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी आपको असुविधा हो या जो भी आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।